नमस्कार साथियों, मैं शिवजीराम बलोदा राजस्थान के जयपुर जिले के फागी तहसील के ग्राम केरिया से यूट्यूब के शिवजीराम बलोदा प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका हार्दिक आभार एवं स्वागत। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों या यूरोपीय जातियों के आगमन में हमारे अध्ययन का अगला बिंदु भारत में फ्रेंच कंपनी का आगमन। शुरू करते हैं। भारत में फ्रेंच कंपनी का आगमन। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये भारत में आने वाली सबसे अंतिम कंपनी थी। जो यूरोपीय जातियों की, जो भारत में यूरोपीय देशों की जो कंपनियां आई, उनमें सबसे अंतिम कंपनी थी फ्रेंच कंपनी। अंग्रेज कंपनी अपने पांव पसार चुकी थी और जब आवश्यकता इनको भी ऐसा लगी कि जब सभी यूरोपीय देश पूर्वी देशों के साथ व्यापार से अपने संसाधन, अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो क्यों न हम भी अपने भाग्य को आजमाएं। उस समय फ्रांस में राजतंत्र था, ये भी याद रखना आप, जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र का ही स्वरूप है, संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर, और उस समय भी वो संसदीय प्रणाली ही वहाँ पर प्रचलित थी। तो दोनों के शासन स्वरूप व्यवस्था में भी अंतर था। आपको पता हो, फ्रांस की क्रांति तो 1789 में हुई है। तो इसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी भूमिका हमारे सामने उपस्थित हो चुकी है। पहला बिंदु है, अन्य यूरोपियों की तरह फ्रांसीसियों ने भी भारत में अपने भाग्य की परीक्षा करने का विचार किया। फ्रांसीसियों ने भी ये सोचा कि हम भी अपने लक को आजमा के देखते हैं भारत में। यह कंपनी सबसे अंत में भारत आई। भारत में जितनी भी कंपनी आई थी उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आई, और सबसे बाद में यूरोपीय कंपनियों में सबसे बाद में कंपनी कौन सी आई? फ्रांसीसी कंपनी आई। फ्रांस के एक सम्राट थे लुई 12वें। लुई, वहाँ के राजाओं के सभी राजा लुई नाम लगाते थे, और ये लुई, इसका क्रमांक था 12वां। यानी लुई 12वें नामक शासक ने 1611 एडी में, 1611 ईस्वी में पूर्वी देशों में, यानी भारत, इंडोनेशिया समेत सभी दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में व्यापार हेतु एक कंपनी को अधिकृत किया। एक कंपनी को ऑथोराइज किया कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। देखो, सरकार है, यहाँ राजतंत्र है, तो सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप है कि ये कंपनी को अधिकृत किया कि आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन लुई 12वें का ये प्रयास निष्फल रहा, यानी किसी कारणवश ये कंपनी फेल हो गई और ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ये एक प्रारंभिक प्रयास था 1611 एडी में, लेकिन ये असफल रह गया। अब बात करते हैं इस दिशा में पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु सफल प्रयास की। लुई 12वें के बाद में लुई 14वें नामक शासक ने 1664 एडी में मंत्री कोलबर्ट की मदद से, यानी लुई 14वें का एक मंत्री था कोलबर्ट, तो कोलबर्ट की मदद से लुई 14वें ने कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस की स्थापना की। देखो, ये नाम फ्रेंच भाषा का है और उसका ऐसे हमारे शब्दों में इसका अर्थ निकलता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम यूँ कह सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। इसका ओरिजिनल नाम था कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस। देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, देखो मैंने पहले ही बताया, सरकारी उपक्रम था, यानी सरकार का ही एक उद्यम था, सरकार का ही एक व्यवसाय था, सरकारी फैक्ट्री थी, यो मानो आप, सरकारी कंपनी थी। इसलिए जब ये सरकारी कंपनी है तो इसकी रक्षा का जिम्मा सरकार का था। यानी अगर कंपनी के अधिकारियों पर भारत में किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो इसकी रक्षा सरकार करेगी। मुख्य रूप से भारत में ही इस कंपनी को काम करना था। देखो, इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्य रूप से भारत में ही काम करना था। और मेडागास्कर, हम पहले मेडागास्कर की बात कर चुके हैं। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि मेडागास्कर अफ्रीका और एशिया के मध्य स्थान पर एक द्वीप है, अफ्रीका के काफ़ी नज़दीक है। आप देख लेना, अफ्रीका के पूर्वी तट के पास में मेडागास्कर आपको दिखेगा। तो इन्होंने भी मेडागास्कर को मध्य स्थान के रूप में चिन्हित किया। यानी यूरोप से जब अफ्रीका महाद्वीप के किनारे जहाँ जाकर केप ऑफ गुड होप के बाद में जब मेडागास्कर की तरफ जाएं तो वहाँ पर ये विराम कर सके, और भारत से आते समय भी ये मेडागास्कर पर विराम कर सके। तो मध्य स्थान के रूप में, मिड पॉइंट के रूप में फ्रांसीसी सरकार ने मेडागास्कर को चुना। आगे बात करेंगे। भारत में
देखो सबसे पहले कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री यानी फ्रांसीसी जब भारत में आए तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में लगाई। और ये फैक्ट्री किसने लगाई? ये फैक्ट्री लगाने वाले अधिकारी का नाम है फ्रांसिस केरन। फ्रांसिस केरन यानी फ्रांसिस केरन ने उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे भारतीय क्षेत्रों में, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। भारत में फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर लगाई गई। देखो अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में पहली वैधानिक फैक्ट्री लगाई थी, आपको याद हो, और फ्रांसीसियों ने दूसरी फैक्ट्री लगाई है। ये फैक्ट्री फ्रांसीसी गवर्नर मरकारा यानी ये फ्रांसिस के अधिकारी हैं फ्रांसीसियों के भारत में, मरकारा, तो मरकारा के द्वारा लगाई गई थी। यानी मरकारा ने इसमें विशेष योगदान दिया था, उसके विशेष प्रयास थे। देखते हैं मरकारा के क्या प्रयास थे। साथियों, जो मरकारा थे उन्होंने गोलकुंडा के राजा से इसकी अनुमति ली थी। तो गोलकुंडा के शासक से अनुमति लेने के बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। पहली केरन ने सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में मरकारा ने। गोलकुंडा के जब शासक से मसूलीपट्टनम की अनुमति ले ली तो फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, और महत्वाकांक्षाएं बढ़ने के बाद में इनको कुछ क्षेत्रों पर अधिग्रहण करना अनिवार्य सा लगा, और इसके लिए गोलकुंडा में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक बस्तियां बसानी शुरू की। ये तमिलनाडु का जो छोर है, समुद्री तट है वहां पर, तो वहां पर गोलकुंडा का शासक शासन कर रहा था। तो गोलकुंडा के राजा और फ्रांसीसी समुद्री सेना के प्रमुख, ध्यान से सुनना, फ्रांसीसी समुद्री सेना के प्रमुख, जिनको हम जल सेना के प्रमुखों को हम एडमिरल कहते हैं, तो फ्रांसीसी सेना प्रमुख थे एडमिरल डेला है। तो एडमिरल डेला है और गोलकुंडा के शासक के बीच 1672 ईस्वी में जंग होती है, एक युद्ध होता है, एक झड़प होती है, और इस झड़प में एडमिरल डेला है को सेंट थोमे प्राप्त हुआ। मद्रास के बिल्कुल निकट है सेंट थोमे, और फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे को जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1672 ईस्वी में फ्रांसिस केरन गवर्नर हट जाते हैं, और इनके स्थान पर फ्रांसिस मार्टिन को भारत में गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। यानी इनके स्थान पर फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी कंपनियों के अफसर बनकर भारत में आते हैं। फ्रांसिस मार्टिन का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, और उल्लेखनीय भी है। इनको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने के प्रारंभिक निदेशकों में गिना जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि इनका विशेष योगदान था। देखो इनकी उपलब्धियां और इनके कार्य को हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रांसिस मार्टिन, नंबर 1 यहां से बात करेंगे। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 एडी में पांडिचेरी को बसाया। तो पांडिचेरी इनको कहां से प्राप्त होता है ये देखते हैं। फ्रांसिस मार्टिन को पांडिचेरी विलकोंडापुर, ये बीजापुर रियासत का एक ठिकाना था, एक हिस्सा था, और यह विलकोंडापुर के सूबेदार थे शेर खान लोदी। तो शेर खान लोदी से फ्रांसिस मार्टिन को पांडिचेरी प्राप्त हुआ, यानी पांडिचेरी इन्होंने इससे खरीदा। इसके बाद में थोड़े ही समय तक पांडिचेरी इनके पास रहा, और पांडिचेरी में इन्होंने विकास कराया, शहर बनाना शुरू किया, बस्ती बसानी शुरू की, किले बनवाने शुरू किए। लेकिन ये विकास स्थायी नहीं बन सका। उससे पहले ही 1693 एडी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक झड़प होती है, और इस झड़प में फ्रांसीसी हार जाते हैं, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है, और इस हार के उपलक्ष्य में इनको पांडिचेरी डचों को सौंपना पड़ता है। यानी पांडिचेरी हाथ से निकल गया है। 1674 में हाथ में आता है, 1693 एडी में निकल जाता है, और ऐसा किसके द्वारा किया गया? डचों के द्वारा किया गया। अब पांडिचेरी डचों के पास है, लेकिन घटनाक्रम बदल रहा है। पांडिचेरी इनको पुनः प्राप्त हो जाता है। वो कैसे प्राप्त हो जाता है? रिजविक की एक संधि होती है। रिजविक एक शहर है यूरोप का। रिजविक की संधि के कारण इनको पांडिचेरी पुनः प्राप्त हो गया। यानी फ्रांसीसियों और डचों के मध्य रिजविक की संधि हुई। ये संधि 1697 एडी में हुई थी, और इससे इनको पांडिचेरी पुनः प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, फ्रांसिस मार्टिन के कार्यकाल में ही गुस्टावुस पोर्ट या चंद्रनगर बस्ती बसाई गई। ये बस्ती 1674 एडी में ही बसाई गई थी, ईस्वी में ही बसाई गई थी। तो देखो चंद्रनगर बस्ती कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है।
कैसे प्राप्त होती है चंद्रनगर बस्ती, देखते हैं। बंगाल के एक सूबेदार थे शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान से फ्रांसिस मार्टिन और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती प्राप्त होती है। इनाम के रूप में चंद्रनगर बस्ती इनको दे दी जाती है। तो अब बंगाल में फ्रांसीसियों की भी एंट्री हो गई है, यानी अंग्रेजों का जहां मुख्य ठिकाने थे, जहां अंग्रेजों के पांव जमने शुरू हुए थे, वहीं पर फ्रांसीसियों ने भी प्रारंभिक प्रयास शुरू कर दिए। देखो, फ्रांसिस मार्टिन के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताई जा रही है। यह पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना, क्योंकि पांडिचेरी की स्थापना इसी ने की थी 1674 एडी में, विलकोंडापुर के सूबेदार शेरखान लोधी से प्राप्त किया था। तो ये पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। 1701 एडी में पांडिचेरी फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। 1701 एडी में सभी फ्रांसीसी बस्तियां जितनी भी है, जिनकी अभी बात करेंगे आगे, तो इन सभी बस्तियों का मुख्यालय किसको कर दिया गया? पांडिचेरी को कर दिया गया, यानी एक तरीके से राजधानी टाइप कर दिया गया। इसी वर्ष मार्टिन को फ्रेंच बस्तियों का महानिदेशक दोबारा से बना दिया जाता है और फ्रांसिस मार्टिन अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहते हैं। तो फ्रांसिस मार्टिन का योगदान हमने देखा। आपसे 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में अगर फ्रांसिस मार्टिन की उपलब्धियां पूछी जाती है तो आप इन तथ्यों को ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम प्रमुख फ्रेंच बस्तियों की। साथियों, प्रमुख फ्रेंच बस्तियों की बात हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। फ्रेंच बस्तियों में पांडिचेरी 1674 एडी बात कर ली हमने, चंद्रनगर 1674 एडी बात कर ली हमने। फ्रेंच बस्तियों में 1721 एडी में मॉरिशस, जो देश है मॉरिशस, उस पर अधिकार कर लिया था फ्रांस ने और वहां पर अपनी बस्तियां बसा दी थी। ये भी ध्यान रखना, 1721 एडी मॉरिशस, ये भारत के बाहर की बात है, लेकिन हमें याद रखनी चाहिए ऐसी बातें भी। 1725 एडी में फ्रांसीसियों ने माहे, केरल में एक स्थान है माहे, वहां पर अपनी बस्ती बसा ली थी। और 1739 एडी 1739 एडी में करिकाल, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, तमिलनाडु और केरल के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन कोरोमंडल तट पर आता है करिकाल। तो फ्रेंच बस्तियां 1739 एडी में करिकाल में बसा ली गई। तो इस प्रकार से प्रमुख फ्रांसीसियों बस्तियों की बात कर ले तो 4-5 बस्तियां हैं, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मॉरिशस, माहे और करिकाल। तो मॉरिशस को हटा दो, यानी ये 4 शहर भारत में प्रमुख रूप से फ्रांसीसियों के अधिग्रहण में थे, इनके पास थे। और आपको बता दूं, आजादी तक ये लगभग ये स्थान इन्हीं के पास थे। आगे एक बात आएगी, इनका अंग्रेजों से सामना होगा, अंग्रेजों से मुकाबला में ये हार जाएंगे, और जब ये हार जाएंगे तो एक संधि होगी 1763 वर्ष में, 1763 एडी में। और उस संधि से क्या होता है, इन क्षेत्रों के अलावा इनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती अंग्रेजों के द्वारा, और साथ ही इन क्षेत्रों में भी इनको किलेबंदी के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसी बातें हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इंटरेस्ट बनाए रखें। आगे चलते हैं। देखो, करिकाल जो शहर इनको, जहां पर इनको प्राप्त हुआ और जहां इन्होंने 1739 एडी में बस्ती बसाई, वो करिकाल इनसे किस इनके पास आने में किस गवर्नर की या किस सैन्य अधिकारी का मुख्य योगदान था? तो देखो, 1725 एडी में ड्यूमस पांडिचेरी का गवर्नर बन के आता है। कब आता है? 1725 एडी में। तो ये पांडिचेरी का गवर्नर बनता है। इस ड्यूमस की एक विशेष उपलब्धि ये थी कि इन्होंने दिल्ली के शासक से सिक्के ढालने की अनुमति ले ली। तो फ्रांसीसी बस्तियों में सिक्के डालने की अनुमति लेने वाला पहला गवर्नर था ड्यूमस, और इसके बाद में पांडिचेरी में सिक्के ढाले जाने लगे। देखो, इनको करिकाल, ड्यूमस को करिकाल मिला था, और वो क्यों मिला था? इसका कारण था कि ड्यूमस ने तंजोर दिलाने में वहां के स्थानीय शासक की, यानी जिसके अंडर में पांडिचेरी भी आता था, तो उस शासक की इन्होंने तंजोर दिलाने में मदद की थी। तंजोर शहर तमिलनाडु में है। तो तंजोर दिलाने की जो सैन्य मदद इन्होंने की और अन्य प्रकार की मदद भी इन्होंने की, तो उस मदद से खुश होकर वहाँ के राजा ने इनको, ड्यूमस को, करिकाल सौंप दिया। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख बस्तियों की हमने फ्रांसीसियों की बात की, और इसके बाद में ये आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ अन्य बातें हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। बात करते हैं वर्ष 1720 एडी की। 1720 एडी में फ्रेंच कंपनी का इंडीज, वेस्ट इंडीज की बात की जा रही है, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। देखो साथियों, जो इंडीज द्वीप समूह था, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह था, वहां पर फ्रांस का अधिकार था, और वहां पर इनकी स्थायी कंपनी के अंडर में ही भारत की फ्रेंच कंपनी को भी ले लिया गया,
और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांस कंपनी का ये एक तरीके से क्या हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। अब देखो कुछ बिंदु आगे लिखे हुए हैं। डुप्ले की राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा के कारण इनका अंग्रेजों से सामना हुआ, यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होता है तो उसका महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। देखो डुप्ले जब भारत में गवर्नर बन के आता है, अगले वीडियो में बात करेंगे हम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष की, तब हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम प्रारंभिक बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी कंपनियों में जब तक डुप्ले गवर्नर नहीं बन के आया था, उससे पहले तक सभी गवर्नरों का मुख्य ध्यान सिर्फ व्यापार बढ़ाने पर ही था, लेकिन डुप्ले को भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना अनिवार्य सा लगा और उनको ये महसूस हुआ कि यदि हम व्यापार को स्थायी रख सकते हैं या स्थायी रखना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। तो इस इच्छा के कारण इनका अंग्रेजों से सामना हुआ, होना लाजमी भी था सामना, क्योंकि राजनीतिक शक्ति उस समय तक अंग्रेजों ने लगभग भारत में प्राप्त कर ली थी, और हम यूँ कहें कि लगभग प्राप्त तो नहीं की थी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थिति में वो जरूर आ गए थे, और फ्रांसीसियों से तो अवश्य ही महत्वपूर्ण स्थिति में थे। उन संघर्षों को कर्नाटक की युद्ध कहा जाता है, यानी जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होते हैं तो उन युद्धों को इतिहास की पुस्तकों में कर्नाटक के युद्ध के नाम से लिखा जाता है। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में फ्रेंच लोग अंतिम रूप से हार जाते हैं, यानी कर्नाटक का तीसरा युद्ध जब हुआ था तो उसमें फ्रांसीसी लोग अंतिम रूप से हार गए। इसका मतलब इससे पहले 2 युद्ध हुए थे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, उनमें फ्रांसीसी लोगों ने बराबर का मुकाबला किया, लेकिन तीसरे युद्ध में ये अंतिम रूप से हार गए। और ये बात है वर्ष 1763 एडी की। तो ये वर्ष 1763 एडी की बात है। हम आगे पढ़ेंगे कर्नाटक में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य प्रभुत्व को लेकर संघर्ष हम आगे पढ़ेंगे। उस समय ये पूरी विस्तृत रूप से बात करेंगे। उस समय 1763 एडी में पेरिस की संधि भी होती है। उस संधि के तहत इनको ये एक संधि, अपमानजनक संधि इनके हाथों में आ जाती है, इनको ये माननी ही पड़ती है ये संधि। और उस संधि के तहत यही था कि फ्रांसीसी लोग अब भारत में अन्य क्षेत्रों को अपने अधिग्रहण में नहीं ले सकते, और जो क्षेत्र इनके पास है ये इनको वापस लौटा दिए गए, पांडिचेरी, माही, कराईकाल, चंद्रनगर। लेकिन इन शहरों में भी ये अपने किलेबंदी नहीं कर सकते थे, यानी सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक सुरक्षा इनकी अस्थायी हो गई भारत में। और राजनीतिक सुरक्षा अस्थायी हो जाती है तो शासक क्या हो जाता है, एक तरीके से अपंग या पंगु हो जाता है। इसके साथ ही भारत में उनके अवसर अपरिहार्य रूप से समाप्त हो गए। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रांसीसी कंपनी जो 1664 में लगभग सबसे बाद में यूरोपीय कंपनियों में ये उदय होती है और भारत की तरफ व्यापार करने हेतु आती है, लेकिन इसके पांव नहीं जम पाते। इसके कई कारण थे, कुछ कारण हम आगे पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी की असफलता के कारण, जब पर्टिकुलर हम उस बिंदु पर बात करेंगे। लेकिन हल्की सी बात आपको बता देना चाहूँगा कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, और आपको पता है सरकारी कंपनी में जो अधिकारी वगैरह होते हैं या जो अफसर लोग होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी मनमर्जी से स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। उनको अगर कोई भी स्टेप या कोई कूटनीति या कोई नीति भी अपनानी होती थी तो उनको उसके लिए सरकार की ओर देखना पड़ता था। और जब तक फ्रांस की सरकार यानी वहाँ का राजा जब तक इशारा नहीं कर देता था या जब तक इस बात पर सहमति नहीं देता था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जबकि अंग्रेजों के संबंध में ऐसा नहीं था, वो एक निजी कंपनी थी और उसमें मुख्य रूप से कुछ जो गिने चुने लोग थे उनके स्टॉक लगे हुए थे, और उन जो निदेशक मंडल था कंपनी का वही डिसीजन लेता था, और वहाँ पर आम अधिकारी भी स्वतंत्र था। तो जब फ्रांसीसी अधिकारी या कर्मचारियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को आकार देने के अधिकार ही नहीं दिए गए थे तो उनके हाथ में तो फिक्स गवर्नमेंट की सैलरी आनी थी, तो इसलिए ये तो निष्क्रिय हो गए। कुछ अधिकारियों की भूलें भी थी। हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। फ्रांसीसी कंपनी आपको पढ़ा दी गई है, आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी गई है। मेरे को उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। साथियों नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको यदि मेरे प्रयास पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।